हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन कंपोजिट बार। सोम के इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंडिविजुअल किसी भी रॉड में, किसी भी मेंबर में टेंसाइल फोर्स की वजह से या कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जो भी लेंथ में इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जैसे पहले वाला केस है, इसमें इस लोड की वजह से लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा इसके बारे में पढ़ा था। इसकी वजह से लेंथ में कितना डिक्रीमेंट होगा इसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट बार। कंपोजिट बार का मतलब जब कभी भी एक से ज़्यादा मटेरियल के मेंबर्स को हम इस तरीके से असेंबल करते हैं तो उस तरीके के सेक्शन को बोलते हैं कंपोजिट बार। जैसे सामने आपके इसमें देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें हमारे दो डिफरेंट मटेरियल्स के मेंबर हैं। पहला एक ये ट्यूब है और एक ये रॉड है, यानी इस ट्यूब के अंदर इस रॉड को इंसर्ट किया गया है। ये इसका व्यू है, ये ट्यूब है और इसके अंदर एक रॉड को इंसर्ट किया गया है। तो अब ये कंपोजिट सेक्शन हो गया और अब इसका एक एंड फिक्स कर दिया गया है। इस फिक्स एंड के बाद दूसरे एंड से ये फोर्स एफ इंड्यूस किया गया। जैसे इस तरीके की रॉड में क्या होता था, एक फोर्स लगाया जाता था, उस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता था, यानी उसकी लंबाई में बढ़ोतरी या कमी होती थी। अब कंपोजिट सेक्शन के केस में हमारी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मेंबर नहीं है, यहाँ पर दो मेंबर हैं, यानी एक ये रॉड है और दूसरा ये ट्यूब है। तो इस केस में दो कंडीशन होती हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है। पहली कंडीशन ये है कि जैसे एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर हमने इस रॉड को इंसर्ट किया और एक एंड फिक्स कर दिया, यानी ये कंपोजिट बार, कंपोजिट सेक्शन फॉर्म हुआ और नीचे से इस पर एक एफ टेंसाइल फोर्स लगाया, यानी इसको इस तरीके से खींचा। तो दो कंडीशन है जो यहाँ पर फॉलो होंगी इस केस में। पहला क्या होगा कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, अब यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अगर लगा रहे हैं तो इनकी लेंथ बढ़ेगी और अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो इनकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा। तो पहली कंडीशन ये है कंपोजिट बार की कि जब भी टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो लेंथ में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो दोनों ही रॉड में वो क्या होगा, इक्वल होगा। या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन डेवलप हुई है, जो विकृति उत्पन्न हुई है दोनों ही रॉड में, दोनों ही मटेरियल्स में, वो सेम होगी। ये पहली कंडीशन है। यानी कभी भी कंपोजिट सेक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हमारा पहला अप्रोच क्या रहेगा, पहली कंडीशन क्या हमें फॉलो करनी होगी कि उन दोनों में जो लेंथ में इंक्रीमेंट है, भाई ओरिजिनल लेंथ तो दोनों की एल है, और अगर लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर सेम है तो स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी ये कहें कि उसकी लंबाई में परिवर्तन दोनों में सेम रहेगा या उसकी जो विकृति है, स्ट्रेन है, वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंपोजिट सेक्शन। इट मीन्स ये जो फोर्स है वो हर रॉड पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स का एल्जेब्रिक सम होगा। यानी हमने इसमें F1 क्या माना, F1 माना जो इस ट्यूब पर के द्वारा बियर किया जा रहा है, यानी ये फोर्स हम टोटल F फोर्स से इसको नीचे खींच रहे हैं, तो इसका एक पार्ट जो होगा, यानी ये F1 इसको बियर करेगा और एक पार्ट F2 इसको बियर करेगा। तो टोटल जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, यानी टोटल जो हमने लोड लगाया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा F1 और F2 में। तो ये दो मेजर कंडीशन है जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहली क्या है कि लेंथ में जो चेंजमेंट है वो इक्वल होगा, यानी इसकी स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी दोनों ही रॉड में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो दोनों ही रॉड के द्वारा जो है वो दोनों के एल्जेब्रिक सम के द्वारा होगा, यानी जितना बियर इसने किया प्लस जितना बियर इस रॉड ने किया। अब हम इसमें से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, आपसे वो ये पूछ सकता है कि रॉड 1 ने कितना फोर्स बियर किया, रॉड 2 ने कितना फोर्स बियर किया, या टोटल चेंज कितना हुआ लेंथ में। तो देखिए उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसमें एक जनरल फार्मूला आपको डिराइव करा दे रहा हूँ। फिर न्यूमेरिकल में आपसे वो जो भी पोर्शन पूछेगा आप उसको वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन ये बनी और दूसरी ये बनी। अब इसके आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हमने डेल्टा L1 क्या माना, चेंज इन लेंथ ऑफ ट्यूब, यानी ट्यूब की लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया। और डेल्टा L2 क्या माना, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड।
ठीक, यानी रॉड की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ उसको हमने नोट किया किससे, डेल्टा L2 से। तो यहाँ से डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 हो जाएगा इसके द्वारा इस पर जो लोड बियर हो रहा है वो है F1 और इस पर जो लोड बियर हो रहा है वो क्या है F2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा F1 L अपॉन A1 E1। A1 हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया क्या है A1, और इस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी रॉड का है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया है A2। ये जो ट्यूब है उस मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू हमने क्या मान ली E1, और ये जो रॉड है उसके लिए जो यंग मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली E2, यंग मापांक गुणांक की वैल्यू। तो जो हमारा हुक्स लॉ था उससे चेंज इलोंगेशन क्या होता था PL अपॉन AE, जहाँ पर P क्या होता था अप्लाइड लोड। तो इस केस में रॉड के लिए क्या है F1, तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई F1 L अपॉन A1 E1, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब हम इसके लिए निकालेंगे रॉड के लिए, तो रॉड के लिए क्या हो जाएगी फॉर रॉड डेल्टा L2, ये क्या हो जाएगा F2 इंटू L। L दोनों में क्या है सेम, क्योंकि दोनों की ओरिजिनल लेंथ क्या है L, तो इसको क्या लिखा F2L अपॉन A2 E2, ये डेल्टा L2 निकल आया। तो यानी पहली कंडीशन जो बनी वहाँ से पहली कंडीशन से इक्वेशन हमारी क्या बनी F1 L अपॉन A1 E1 दैट विल बी इक्वल टू F2 L अपॉन A2 E2। एक ये कंडीशन देखिए हमारी बनी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, जब हम दोनों की लंबाई में परिवर्तन यानी जो चेंज इन लेंथ निकाली या सीधे कह दें कि स्ट्रेन निकाली तो वो ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन है कि जो फोर्स है वो टोटल जो अप्लाइड फोर्स है वो इंडिविजुअली फोर्स के सम के इक्विवेलेंट, यानी ये था F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2, F1 इस ट्यूब के लिए और F2 इस रॉड के लिए। इस इक्वेशन से जो हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आएगी F1 L इंटू A2 E2 अपॉन A1 E1 इंटू L, और ये L से L, ये दोनों L सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से F2 की वैल्यू क्या आ गई F1 A2 E2 अपॉन A1 E1। ये F2 की देखिए वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। इस F2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो ये F2 की वैल्यू उठाकर हमने इस जगह पर पुट करी। तो पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आई वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी F1 प्लस F1 इंटू A2 E2 अपॉन A1 E1, और यहाँ से A1 E1 को हमने क्या कर दिया LCM ले लिया, तो ये आ जाएगा, और F1 कॉमन ले लिया तो आया F1 A1 E1 प्लस F1 A2 E2 अपॉन A1 E1। ठीक है, ये इक्वेशन बनी, और यहाँ से F1 को क्या किया कॉमन ले लिया, तो हमारी यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई, सॉरी ये F रहेगा, इस F की वैल्यू हमारी आ गई, F1 को जब कॉमन लिया तो आया A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 E1, ये वैल्यू निकल कर आई। ठीक, अब यहाँ से A1 E1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो F की वैल्यू क्या आ गई F1 इंटू A1 E1 ब्रैकेट में 1 प्लस A2 E2 अपॉन A1, और यहाँ से हम इस F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको इतना नहीं अगर कॉम्प्लिकेटेड करना है तो हम यहीं से देखिए इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी F इंटू A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ये देखिए अब हमें इस इक्वेशन से ये पता चल गया कि F1 के जो ट्यूब है उस ट्यूब ने कितना लोड बियर किया इस F फोर्स की वजह से। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जैसे हमने F2 की वैल्यू निकाली थी, हम इस इक्वेशन से F1 की वैल्यू निकाल सकते थे। तो अगर उससे निकालेंगे तो हमारा F2 क्या आ जाएगा F इंटू A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ये देखिए हमें दोनों ही मेंबर पर यानी रॉड और ट्यूब पर कितना फोर्स लग रहा है ये हम दोनों इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में डायरेक्ट हम इस जगह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, कि F1 पर F1 कितनी की वैल्यू क्या है इस F फोर्स की वजह से, और F2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक तो ये दो हमें रिजल्ट निकला है,
कंपोजिट सेक्शन के। दूसरा जो हमारा रिजल्ट था यानी स्ट्रेन था, हमने क्या बोला था, स्ट्रेन 1 और 2 में जो है स्ट्रेन सेम रहेगा, यानी रॉड और ट्यूब में स्ट्रेन सेम रहेगी। और हुक्स लॉ से हम लोग स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं भाई, स्ट्रेस को अगर हमने सिग्मा कंसीडर किया, यानी प्रतिबल को अगर हमने सिग्मा कंसीडर किया और विकृति को मान लीजिए हमने इस तरीके से डिनोट किया, इसको हमने बोल दिया विकृति स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ क्या कहलाता है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या यहाँ से आ गया सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू न्यू, या यहाँ से हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं सिग्मा बाई ई लिख सकते हैं। हमने माना कि इस ट्यूब में जो स्ट्रेन या जो स्ट्रेस है यानी जो प्रतिबल है उसको हमने डिनोट किया किससे, सिग्मा से, और इस रॉड में जो स्ट्रेस है उसको हमने डिनोट किया किससे, सिग्मा 2 से। तो जो ट्यूब है, ट्यूब के लिए हम स्ट्रेन क्या लिख सकते हैं, ट्यूब के लिए हम लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन E1, E1 क्या है, मटेरियल 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। एक ये रिलेशन देखिए बन गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। यहाँ से हम किसी भी मेंबर के लिए स्ट्रेस को हम फाइंड कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिग्मा 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल्स टू F1। सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी F1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 E2। ये रिजल्ट है, यानी टोटल हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए, हम इसमें से अब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, बेसिकली ये डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस डेरिवेशन की हेल्प से जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, अब हम डायरेक्ट या इसी तरीके से इसी अप्रोच से हम किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी कंपोजिट सेक्शन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी। इसलिए हमने इस डेरिवेशन से अपनी अप्रोच को क्लियर कर लिया कि हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं।